Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video we are going to discuss about one more important topic, and this is Goods and Services Tax Council. So this is basically chapter 46 of Indian Polity, जिसका रेफरेंस मैंने लक्ष्मीकांत की किताब से लिया है। तो ये एक सीरीज मैं बना रहा हूँ ताकि आपको ये पूरी सीरीज, पूरी बुक की ये कंटेंट जो है मैं वीडियो में रिप्रेजेंट कर दूं, और आपको बस ये वीडियो देखना है। एंड एट द लास्ट जैसे मेरा ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल आल्सो प्रोवाइड द पीडीएफ ऑफ नोट। जो ये मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूँ आपको, इसका नोट मैं पीडीएफ के तौर पे लास्ट में आपको दे दूंगा। लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इससे पहले बता दूं कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, हर बार देता हूँ, आप लोग भूल जाते हो। मुझे भी सपोर्ट चाहिए, मेरी भी फैमिली में ग्रो कर रहा हूँ। ये एक यूट्यूब की फैमिली है जो एजुकेशनल कंटेंट से रिलेटेड है। एंड ऐसा आपको नहीं करना है कि मतलब जैसे स्टूडेंट्स यूजुअली करते हैं, किताब ले लिया बस पढ़ते नहीं है। आपको क्या है कि ये कंटिन्यूअस वीडियोस देखनी है एंड नोट्स को रिवाइज करते रहना। एक और सीरीज है मेरी इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की सीरीज है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है इंडियन इकोनॉमी। एंड इसमें मैंने रेफरेंस रमेश सिंह के बुक से लिया है। लगभग 5 दिन का ये कोर्स है, पूरा बुक कवर हो जाएगा आपका। एंड पीडीएफ इज आल्सो अवेलेबल सो दैट यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ, यू कैन टेक द पीडीएफ एंड यू कैन रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स, ताकि आपका ये जो वरी है इकोनॉमिक्स से लेकर या फिर पॉलिटी से लेकर सब खत्म हो जाए। यही एक एज होता है दोस्त, जो आप स्टूडेंट लोग, आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, तो मैं बता दूं कि देखो एग्जाम तो सब देते हैं, लेकिन क्लियर वही करता है जिसके पास एज होता है। तो एज का मतलब मेरा इस बैलेंस में ये है कि जो स्टूडेंट के पास नोट्स होता है और वो मल्टीपल टाइम रिवाइज करता है और वो एज ले जाता है, वो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर करता है। और एक स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, ओनली पढ़ रहा है, आज पढ़ रहा है, फिर 1 महीने बाद उसको पढ़ रहा है, वैसे में रिवाइज नहीं हो पाती है मटेरियल्स, तो वो अपने दिमाग में उन पॉइंट्स को रख नहीं पाता है, भूल जाता है। जब एग्जाम में आता है तो वेगनेस में वो आंसर गलत करके आ जाता है। ऐसा होता है, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको लगता होगा अरे यार ये तो मुझे पता था लेकिन मैं भूल गया, मैं गलत करके आ गया। ऐसा होता है, ऐसा तभी होता है जब आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो रिवाइज जरूर करना नोट्स लेके, ठीक है। अब देखिए, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है, ये बेसिकली 2017 में लॉ ला के एक्ट पास करके 1 जुलाई से जीएसटी अब हमारे यहाँ लगा हुआ है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाने का मकसद ये था कि जो मल्टीपल टैक्सेस थे, जो देखिए 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वैसा टैक्स होता है जो आपके इनकम से डायरेक्टली लिया जाता है। आप डायरेक्टली आपसे लिया जाता है, आपको डायरेक्टली दिक्कत होती है। मतलब आपकी सैलरी पे जो इनकम पे टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है। कंपनीज के इनकम पे जो टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ऐसे ही जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जहाँ पे एक बंदा, आप डायरेक्टली टैक्स नहीं देते हो, आप बेसिकली इनडायरेक्ट वे में टैक्स देते हो। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स का डिजाइन था ये बहुत वाइड था, टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लगते थे, मल्टीपल टैक्सेस लगते थे। तो इनडायरेक्ट टैक्स डिजाइन को रेगुलेट करने के लिए, सिंगल टैक्स सिस्टम बनाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जरूरी था, और ये लेके आई सरकार। हालांकि ये स्टेट्स काफी अपोज कर रही थी शुरू से ही इसको, लेकिन क्योंकि इनको लॉस हो रहा था इनिशियली, तो बहुत सारे प्रोविजन भी दिए गए इसमें। और देखिए, अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो आ गया, लेकिन क्या होगा जब सेंटर या फिर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, या फिर स्टेट्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स हो जाए रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएशन ऑफ द टैक्स मनी एक्सेट्रा। तो उस केस में एक काउंसिल का होना जरूरी है, जहां पे मेंबर सेंटर से भी होंगे, स्टेट से भी होंगे, और आपस में ये बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे, डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व करेंगे, बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे कि कैसे चलना चाहिए ये टैक्स सिस्टम, ठीक है। तो इसके लिए एक काउंसिल बनाया गया है। अब इसके बारे में डिटेल में बताता हूं मैं आपको, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द काउंसिल, ठीक है। तो 101 अमेंडमेंट हुआ, 101वां अमेंडमेंट हुआ 2016 में। उसी के बाद ये नया टैक्स रिजाइम आया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो रिजाइम है, ये इसको चलाने के लिए स्मूथ एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है ऑफ दिस टैक्स रिक्वेस्ट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। बिकॉज ये सिस्टम को क्या चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए। बिकॉज बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व है यहाँ पे, सेंटर है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो
अगर इनके बीच में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये सिस्टम सही से चल नहीं पाएगा। इसी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल बनाया गया ताकि कंसल्टेशन प्रोसेस किया जा सके। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का इसीलिए इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है और इसी पर्पस के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल बनाया गया। तो एक नया आर्टिकल जोड़ा गया आफ्टर दिस अमेंडमेंट 101 अमेंडमेंट, जिस आर्टिकल का नाम है 279A। ठीक है, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है 279A। तो देखिए कई सारे एमसीक्यू यहीं पे निकल गए। सबसे पहले कौन सा अमेंडमेंट है जिसने गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया, नया टैक्स रिजाइम लेके आया, तो वो 101 अमेंडमेंट है। कौन सा नया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया इस अमेंडमेंट के बाद, तो वो है 279A। यहाँ पे ये जो आर्टिकल है इसने बेसिकली इंपावर किया है प्रेसिडेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक जीएसटी काउंसिल बाय एन ऑर्डर। और इसी प्रोविजन के तहत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का काउंसिल बनाया भी गया है। इस जीएसटी काउंसिल का सेक्रेटरिएट जो होगा, सेक्रेटरिएट ऑफ द काउंसिल इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में लोकेटेड है इसका सेक्रेटरिएट। सेक्रेटरिएट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आईएएस अधिकारी मतलब जो होते हैं, सिविल सर्वेंट जो होते हैं, वो सेक्रेटरी होते हैं और काम करते हैं। सेक्रेटरिएट इसका कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। एंड यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी जो होते हैं, यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी, वो एक्ट करते हैं एज एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ दिस सेक्रेटरिएट। ठीक है, यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ दिस सेक्रेटरिएट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक सब कुछ क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है विजन एंड मिशन ऑफ काउंसिल। तो इस काउंसिल का क्या विजन है और क्या मिशन है वो जान लेते हैं। बेसिकली इट इज गाइडेड बाय द नीड फॉर हार्मोनियस स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट। मतलब सिंगल मार्केट बनाने की बात चल रही थी कि टैक्स सिस्टम मल्टीपल टैक्स नहीं लगना चाहिए, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहे थे। एक नेशनल मार्केट बनाया जाए, उसके लिए जीएसटी का होना बहुत जरूरी था और उसको ऑपरेशनलाइज रखने के लिए जीएसटी काउंसिल का होना बहुत जरूरी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजन क्या है फिर जीएसटी काउंसिल का? विजन इज वेरी क्लियर, टू एस्टैब्लिश द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से मेरा मतलब ये है कि ऐसा, चूंकि इंडिया एक फेडरल सिस्टम है, हालांकि यूनिटरी बायस के साथ हम लोग फेडरल सिस्टम है, ठीक है, बिकॉज हम सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग है और स्टेट्स थोड़े से वीक है, लेकिन सब मिलके हमारा फेडरेशन बना हुआ है। अगर इसमें कोऑपरेशन ना हो, इसका मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये सिस्टम ना हो, तो स्टेट्स अपनी मर्जी की करेंगी, सेंटर इनको दबाव कर डालने की कोशिश करेगा और डेवलपमेंट हमारा नहीं हो पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि फाइनेंशियल कोऑपरेटिव फेडरेशन भी हमारा हाईएस्ट स्टैंडर्ड का हो। तो इसी विजन के साथ जीएसटी काउंसिल काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिशन क्या है इस जीएसटी काउंसिल का? मिशन इज टू इवॉल्व, ठीक है, क्या है? इवॉल्व ए प्रोसेस बाय वाइडर कंसल्टेशन, जीएसटी स्ट्रक्चर यूजिंग आईसीटी ड्रिवन एंड यूजर फ्रेंडली सिस्टम। ठीक है, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन। यहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि ऐसा हम प्रोसेस जीएसटी काउंसिल के थ्रू लाना चाहते हैं, जिसमें मिशन ये है कि एक वाइडर कंसल्टेशन प्रोसेस को शुरू किया जाए, इवॉल्व किया जाए उसमें बहुत सारे पार्टीज को, बहुत सारे स्टेट्स को, और जो आईसीटी का है यूटिलाइजेशन हम कर सके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये सारे सिस्टम होने चाहिए, एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हम दे सके सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन क्या है काउंसिल का, कौन कौन से लोग इसके मेंबर हैं, कैसे ये कॉम्पोजिशन कैसा है? सो बेसिकली द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल इज द ज्वाइंट फोरम। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये ज्वाइंट फोरम। ज्वाइंट फोरम से मेरा मतलब ये है कि सेंटर भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, प्लस जो डिफरेंट स्टेट्स है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो दैट इज व्हाई इट हैज बिकम ए ज्वाइंट फोरम। एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। ओवरऑल कौन लीड करता है जीएसटी काउंसिल को? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये एक एमसीक्यू आता भी है, कई बार आया है, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है कि इसको चेयरमैन, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं जीएसटी काउंसिल के? वो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस, ये सब इसके मेंबर्स होते हैं। द मिनिस्टर ऑफ इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी इसके, ठीक है, मेंबर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं।
हर स्टेट अपना अपना मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन वो दे देती है, ताकि रिप्रेजेंटेटिव वहां पे रहे, हर स्टेट की बात वहां पे रखी जा सके। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ काउंसिल, जो होते हैं स्टेट चूज करता है अपने 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 मेंबर्स ऑफ काउंसिल जो होते हैं वहां से स्टेट चूज करता है। मेंबर्स ऑफ काउंसिल कौन होते लोग होते हैं, तो वो मिनिस्टर जो कि स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं या फिर टैक्सेशन का भी काम देखते हैं। वैसे लोगों में से एक वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, चेयरपर्सन चुन लिया जाता है। ठीक है, एक तो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन चुनते हैं ये लोग उन मेंबर्स में से जो कि स्टेट से चुन के आते हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर यूजुअली होते हैं स्टेट के, उनमें से एक को चुन लिया जाता है वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट को ये पावर दिया गया है कि वो चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम को भी इनवाइट कर सकता है एज ए परमानेंट इनविटी। तो यूनियन कैबिनेट ने इनवाइट कर रखा है किसको, चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ये होते हैं यहाँ के परमानेंट इनविटी, लेकिन इनको वोटिंग राइट्स नहीं है। ये आके बैठते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि इनको वोटिंग राइट नहीं है। वर्किंग ऑफ काउंसिल, कैसे काम करती है काउंसिल। सो इट्स डिसीजंस आर टेकन इन द मीटिंग, जो भी डिसीजन होता है काउंसिल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड, वो काउंसिल में लिए जाते हैं। कोरम मतलब कि मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग इज 1/2, आधा, एटलीस्ट जितना भी मेंबरशिप होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल का, उसका आधे बंदे उसके प्रेजेंट होने चाहिए, तभी मीटिंग शुरू हो सकती है। तो कोरम इज 1/2 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। एंड एवरी डिसीजन, जो भी डिसीजन लेती है गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल, वो मेजोरिटी बेस पे ली जाती है, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 मतलब जितना भी मेंबरशिप है, एक्चुअली वेटेज वाइज होता है, वेटेज में मैं अभी समझा दूंगा आपको, उसका 3/4 भाग अगर सपोर्ट मिल करेगा तभी जाके डिसीजन हो सकता है। एंड मतलब उनमें से प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा, मान लो कि अगर 25 मेंबर हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग है, तो उनका 3/4 कितना होगा, 25 के 24 लगा लो, तो 6 18 अगर वोट पड़ेगी तभी जाके डिसीजन हो सकता है। डिसीजन इज टेकन इन अकॉर्डेंस विद सम प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल्स जानना जरूरी है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि डिसीजन को गाइड करती हैं, तो वो देख लीजिए। यहाँ पे वोट जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका वेटेज होता है 1/3 ऑफ टोटल वोट्स कास्ट इन दैट मीटिंग। मतलब कि देखिए 25 लोग हैं, 25 वोट्स आए, मान लीजिए 24 वोट्स आए, तो टोटल वेटेज सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना होगा, 8 वोट माना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग 2/3 होगा स्टेट्स का। अगर 24 हुआ है तो 8 ना 16 वोट माना जाएगा स्टेट्स का। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट वही है, वोट्स ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स कंबाइंड अगर बात करें तो उनका वेटेज होता है 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट इन द मीटिंग। ठीक है, 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट इन द मीटिंग होता है स्टेट का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनी एक्ट और प्रोसीडिंग्स, जो भी एक्ट या प्रोसीडिंग होता है, दे डू नॉट बिकम इनवैलिड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो जो भी काउंसिल में जो काम होता है, जो प्रोसीडिंग्स होती है, वो कौन कौन से ऐसे ग्राउंड है जिन पे उनको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहला, अगर कोई वैकेंसी है, एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल, ठीक है, तब भी उसको जो डिसीजन लिया गया है उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। और एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल, तब भी उसको उस डिसीजन को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसको फिर से बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई डिसीजन लिया गया है और बाद में पाया गया कि कोई डिफेक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन में, काउंसिल को फॉर्म करने में कोई वैकेंसी क्रिएट हुई है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोई डिफेक्ट था, तो क्या उस डिसीजन को बदल दिया जाएगा? तो नहीं बदला जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये भी पता चला कि कोई बंदा अपॉइंट हुआ है, उसके अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट था, मेंबर बना है वो काउंसिल का, तो और उसने वोटिंग भी की है, तो क्या उस डिसीजन जो हुआ है उसके उस मीटिंग में उसको चेंज कर दिया जाएगा? तो नहीं किया जाएगा। यही पॉइंट ये बताना चाहता है। नेक्स्ट है एनी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी ऑफ द काउंसिल नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। कोई भी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी भी हो काउंसिल की, तब भी वो मेरिट ऑफ द केस को अफेक्ट नहीं करेगी जब डिसीजन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ द काउंसिल। क्या फंक्शंस प्ले करता है काउंसिल, जो कि जी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है। तो ये फंक्शन इसके जो है वेराइड है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशंस टू द सेंटर एंड स्टेट्स ऑन द फॉलोइंग मैटर्स।
वो मैटर्स देख लीजिए क्या क्या मैटर्स हैं जिसमें ये रिकमेंडेशन देता है सेंटर को भी और स्टेट को भी। तो पहला मैटर है रिगार्डिंग द टैक्सेस सेसेस, यहाँ पे देखिए taxes, cesses and surcharges levied by the center and state or the local bodies that would get merged in the GST। तो पहला जो रिकमेंडेशन देता है कि कौन कौन से ऐसे टैक्सेस है या फिर सेसेस है या फिर सरचार्जेस है जिनको कि सेंटर या फिर स्टेट या फिर कोई लोकल बॉडी चार्ज करता है और इनको मर्ज कर देना चाहिए जीएसटी में। इस मैटर से रिगार्डिंग रिकमेंडेशन कौन देता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल देता है। नेक्स्ट, सब्जेक्टेड टू जीएसटी और एग्जेम्प्टेड, तो कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज होंगे जिनको जीएसटी में रखा जाएगा या फिर एग्जेम्प्ट किया जाएगा, इस पे भी यही डिसीजन देता है। मॉडल जीएसटी लॉ लाना ये भी इसी का काम है। प्रिंसिपल ऑफ लेवी डिटरमाइन करना ये भी इसका काम है। या फिर अपॉर्शनमेंट ऑफ जीएसटी लेविड ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। इसका मतलब ये है कि जो इंटर स्टेट ट्रेड होता है, ठीक है, इंटर स्टेट जो ट्रेड होता है उसमें जो पैसा आता है, जो टैक्स लेवी किया जाता है, उसको कैसे अपॉर्शनमेंट किया जाएगा, मतलब उसको कैसे बांटा जाएगा, वो भी यही डिसाइड करता है। ये इट ऑल्सो डिसाइड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर, कि कितना टर्नओवर के ऊपर जीएसटी लगेगा और कितने टर्नओवर के बिलो जीएसटी नहीं लगेगा, ये भी थ्रेशोल्ड यही डिसाइड करता है। नेक्स्ट, द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स विद बैंड्स ऑफ जीएसटी। तो देखिए बैंड्स ऑफ जीएसटी का मतलब यह है कि आपने सुना होगा कि 4 बैंड बना दिए कि पर्टिकुलर इस बैंड से इस बैंड के बीच में इतने आइटम्स रहेंगे, तो वो भी डिसाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल ही। हालांकि ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, मैंने इकोनॉमी के सब्जेक्ट में अच्छे से समझाया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को, बट यहाँ पे चूंकि पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम फंक्शंस वगैरह जान रहे हैं, तो ज्यादा बहुत डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल बात ये समझना है कि एमसीक्यू आपका कैसे निकल जाएगा यहाँ से और कैसे आप मेंस में इसको यूज भी कर सकते हो। तो फंक्शंस आप लिख सकते हो डेफिनेटली इनको रिवाइज करके। नेक्स्ट है यहाँ पे एनी स्पेशल रेट और रेट्स फॉर स्पेसिफाइड पीरियड टू रेज एडिशनल रिसोर्सेज। जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी या फिर डिजास्टर होता है, कहने का मतलब है कि मान लीजिए देश में कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई या फिर कोई डिजास्टर हो गया, उस केस में कुछ ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी देश को। उस केस में जीएसटी के रेट को फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड, थोड़े समय के लिए रेट को इंक्रीज किया जा सकता है ताकि एडिशनल रिसोर्स को जनरेट किया जा सके, ठीक है। ये भी फंक्शन प्ले करता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काम के लिए। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजन, ये डिसाइड करता है रिलेटेड टू सम स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। बिकॉज ये स्टेट्स ऐसी हैं जो कि थोड़ी इनका जो सिस्टम है फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह थोड़ा पुअर है, तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजन डिसाइड करता है। बिकॉज ये सारे स्टेट्स थोड़े फाइनेंशियली वीकर सेंस में लिए जाते हैं, तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजन है, इनके लिए थोड़े से मॉडिफाइड प्रोविजन है आप कह सकते हो। कुछ और भी फंक्शन प्ले करता है ये काउंसिल, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि it shall recommend the date on which the GST may be levied on petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas and aviation fuel, turbine fuel। तो ये सारे जो अभी मैंने नाम लिए, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट एंड नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन पे अभी टैक्स नहीं लगता है, जीएसटी से बाहर है ये। तो ये डेट इसको बताना है, ये भी एक फंक्शन है इसका कि डेट इसको रिकमेंड करना है कि कब से इनके ऊपर भी जीएसटी लिया जाना चाहिए। इसमें काफी डिबेट भी हुआ था कि क्यों इनको बाहर रखा गया है, ये तो मेजर रिसोर्सेज हैं, यहाँ तो बहुत पैसा आ सकता था। नेक्स्ट है डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिकमेंडेशन और देयर इम्प्लीमेंटेशन टू रिजॉल्व। तो जब भी कुछ डिस्प्यूट होता है, मान लीजिए कि सेंटर और स्टेट के बीच में या फिर स्टेट्स के बीच में ही डिस्प्यूट हो जाए, उसको रिजॉल्व करने के लिए रिकमेंडेशन भी यही देता है, ये भी इसका फंक्शन है। तो डिस्प्यूट्स किसके किसी के बीच में हो सकता है, बिटवीन द सेंटर और एंड वन और मोर स्टेट्स, ऐसा हो सकता है डिस्प्यूट रिगार्डिंग द जीएसटी बिटवीन द सेंटर एंड एनी स्टेट्स और स्टेट्स वन साइड। तो सेंटर के साथ एक स्टेट या फिर कई और स्टेट एक साथ हो जाए और बाकी स्टेट्स एक साथ हो जाए, तो उस केस में भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का इसी काम है। या फिर कोई ऐसा डिस्प्यूट हो गया जिसमें टू और मोर स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट हो गया आपस में ही, तब भी इसको
ये रिकमेंड करेगा ये बॉडी, ये काउंसिल, कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, द काउंसिल हैज टू रिकमेंड द कंपनसेशन टू द स्टेट्स, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम आया था जब ये जीएसटी को लाया जा रहा था, तो कई सारे स्टेट्स क्लेम कर रहे थे कि हमें फाइनेंशियल लॉस होगा। तो उस लॉस को कंपनसेशन करने के लिए काउंसिल को ये टास्क दिया गया है कि वो रिकमेंड करेगा कि कैसे लॉस को कंपनसेट किया जाए उन स्टेट्स के लॉस को जिनको लॉस हो रहा है जीएसटी के आने से। और इस वजह से इसने एक्चुअली 5 साल के लिए जीएसटी ने डिसाइड किया, जीएसटी काउंसिल ने, कि जो लॉस होगा वो 5 साल तक उसको कंपनसेट किया जाएगा। जिस भी स्टेट को लॉस होगा उसको 5 साल के लिए कंपनसेशन दिया जाएगा। और ये सारी बातें थी जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इससे पहले आप सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। बाय।